सुबह सुबह का वक्त है। एक छोटी बच्ची रोए जा रही है। उसके पिता दीपक, नाना जीवन लाल और नानी सुनैना, मासी पूनम, मामा शिवम और सविता, जो दीपक के घर का काम करती है, उदास बैठे हुई है। सुनैना जी बच्ची को गोद में लेके चुप करा रही है, पर बच्ची रोए जा रही है। सविता बच्ची को दूध कब पिलाया था? लगता है इसे भूख लगी है। जरा दूध तो ले आ, अभी लाती हूँ। सविता थोड़ी देर में दूध लेके आ जाती है। सुनैना जी बच्ची को दूध पिलाने लगती है। बच्ची दूध पी के शांत हो जाती है। सविता, बच्ची को दीजिए, मैं सुला देती हूँ। आप लोग थोड़ा आराम कर लीजिए। रात भर सोए नहीं है, सबकी आंखें भरी हुई है, पर कोई रो नहीं पा रहा है। पूनम ने बड़ी मुश्किल से सबको चुप कराया। दीपक की पत्नी रेणुका का बच्चा जन्म देने के दौरान मौत हो गई। दीपक और रेणुका की लव मैरिज थी। दीपक मुंबई के एक मल्टीनेशनल कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे। दीपक चाहता था कि रेणुका और वो 2 साल बाद बच्चा प्लान करे, पर रेणुका को बच्चों से इतना लगाव था कि वो जिद करने लगी। मुझे मेरा बच्चा अभी चाहिए दीपक, प्लीज मान जाओ ना, मुझे माँ बनना है, अपने बच्चे के साथ खेलना है। दीपक की रेणुका के आगे एक न चली। शादी के 3 महीने बाद ही रेणुका प्रेग्नेंट हो गई। रेणुका उस दिन खुशी से पागल हो गई थी। अपनी माँ को तुरंत फोन करके बताया, माँ मैं माँ बनने वाली हूँ, मेरा बच्चा दुनिया में आएगा। ये सोचकर ही मैं रोमांचित हो जाती हूँ। जब वो नन्हे नन्हे हाथों से मुझे छुएगा, मुझे कितना अच्छा लगेगा। कल सुबह तक सब कितना अच्छा था। रेणुका कितनी खुश थी। ऑपरेशन थिएटर में जाने से पहले हमें क्या पता था कि हम रेणुका को आखिरी बार देख रहे हैं। सुनैना जी एक कोने में खड़ी, साड़ी के आंचल से आंसू पोंछते हुए खुद से ही बातें कर रही थी। फिर खुद को संभाला और दीपक के पास आके बोली, दीपक बेटा, रेणुका तो अब रही नहीं, बच्ची को मैं लेके जाऊं? अभी तुमसे संभलेगी नहीं, तुम्हें जॉब पर भी तो जाना होगा। नहीं माँ, मेरी बेटी को मुझसे दूर मत कीजिए, मैं मर जाऊंगा। हम दोनों की आखिरी निशानी है ये, इसे देखकर ही तो मैं जी पाऊंगा। रही बात जॉब की, तो 15 दिन की छुट्टी ली है, उतने दिन में मैं सोच लूंगा कि मुझे क्या करना है। जीवन लाल जी बोलते हैं, सुनैना तुम 1 महीने दीपक के पास ही रह जाओ, दीपक को सारा भी मिल जाएगा और बच्ची को संभाल लोगी। पूनम, हाँ माँ, आप घर से निश्चिंत रहिए, मैं सब कुछ संभाल लूंगी। बस आप अपना जीजू और गुड़िया का ख्याल रखना। सुनैना जी मान जाती है। तभी सविता सबके लिए चाय और बिस्कुट लेके आ जाती है। पूनम सबको चाय और बिस्कुट देती है। सबने अपने चाय के कप रख दिए। एक दिन हो गया सबको खाना खाए बिना, पर किसी को भी भूख नहीं थी। सविता, आप लोग भूखे रहेंगे तो बच्ची को कौन संभालेगा? आप सबसे ज्यादा तो उसने खोया है। सविता की बात सुनकर सब बेमन से चाय और बिस्कुट खाते हैं। शाम को जीवनलाल, पूनम और शिवम अपने घर चले जाते हैं। सविता भी अपने घर चली जाती है। अब घर में दीपक, सुनैना जी और नन्ही जान अकेले रहते हैं। दीपक, माँ, हम हमारी बेटी को राधिका बुलाएंगे। रेणुका कहती थी कि उसे राधिका नाम बहुत पसंद है। इतना कह के दीपक फूट फूट के रोने लगा। सुनैना जी भी रोने लगती है। नन्ही जान उन दोनों को टुकुर टुकुर देखती है। उसे तो पता ही नहीं उसने क्या खोया है। दीपक माँ को रोते हुए देखकर चुप हो जाता है। माँ, आप चुप हो जाइए, नहीं तो आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। राधिका को तो आपको ही संभालना है। आप अभी थोड़ा आराम कर लीजिए, मैं राधिका को देखता हूँ। दीपक खुद से ही बात करने लगता है। रेणु कहाँ चली गई? तुमने तो कहा था कि तुम जिंदगी भर मेरा साथ दोगी, पर तुमने तो इतनी जल्दी मेरा साथ छोड़ दिया। मुझसे क्या गलती हो गई थी? उस नन्ही जान का क्या कसूर है? मुझे अगर पता होता कि तुम्हारा माँ बनना तुम्हारी जान ले लेगा, तो मैं तुम्हें कभी भी माँ नहीं बनने देता। चाहे इसके लिए तुम मुझसे रिश्ता ही तोड़ लेती। तुम मेरे साथ ना सही, पर होती ना, मैं छुप छुप के तुम्हें देखता और ऐसे ही अपनी पूरी जिंदगी बिता देता। प्लीज वापस आ जाओ, मैं अकेले नहीं संभाल सकता राधिका को। तुम्ही ने तो बोला था ना कि हमारी बेटी का नाम राधिका रखोगी। दीपक खुद से ही बातें करते करते सो जाता है। रात के 2 बजे है। राधिका जोर जोर से रोने लगती है। दीपक जाग जाता है। उसकी आवाज सुन के सुनैना को जी भी आ जाती है। सुनैना जी, क्या हुआ बेटा, राधिका क्यों रो रही है? दीपक, पता नहीं माँ, मैंने राधिका को सुला दिया था,
और थोड़ी देर बाद मुझे भी नींद आ गई। सुनैना जी राधिका की नेपी चेक करती है। अरे इसने तो पोटी की है, जरा पेपर वाइप्स और नेपी लेते आइएगा। सुनैना जी बोलती है। दीपक सब कुछ लाके दे देता है। सुनैना जी मैं दूध लेने जा रही हूँ, राधिका को देखते रहिएगा। थोड़ी देर में वो दूध लेके आती है। दूध पीने के बाद सुनैना जी राधिका को लेके अपने कमरे में चली जाती है। गोद में ही राधिका भी सो जाती है और सुनैना जी भी सो जाती है। दीपक भी अपने कमरे में सो जाता है। सुबह हो जाती है। सुनैना जी उठती है तो राधिका सोई है। वो राधिका को लेके दीपक के कमरे में आती है। दीपक गहरी नींद में सो रहा था। राधिका को दीपक के बगल में सुलाने वो नहा के तैयार हो जाती है। तभी दीपक भी उठ जाता है। माँ आप इतनी जल्दी क्यों उठ गई? राधिका उठ जाती तो मैं संभाल लेता। कोई बात नहीं, मुझे नींद नहीं आ रही थी, आप फ्रेश हो जाइए, मैं चाय बनाती हूँ। दीपक फ्रेश होके आके चाय पीने लगता है। तभी राधिका उठ के रोने लगती है। सुनैना जी राधिका को लेके आती है और दूध पिला देती है। रेणुका कहाँ चली गई? अपनी नन्ही जान को छोड़ के बिन माँ के बच्चे को पालना कितना मुश्किल होता है। सुनैना जी खुद से ही बात करती है। तब तक सविता भी आ जाती है। सविता खाने में क्या बना दूं? आपको जो समझ आए बना दीजिए। सविता खाना बना के टेबल पर लगा देती है और बाकी का काम समेटने लगती है। नन्ही राधिका कमरे में सोई है। दीपक और सुनैना जी डाइनिंग टेबल के पास कुर्सी खींच के बैठ जाती है। सविता खाना सर्व कर रही है। तभी दीपक रेनू कहाँ हो, खाना। बाकी का शब्द मुंह में ही रह जाता है। सबकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। दिन बीतते जाते हैं और देखते ही देखते सुनैना जी को आए 1 महीना होने को है। इन 1 महीने में दीपक ने नन्ही राधिका को संभालना सीख लिया। दीपक अपनी जॉब भी छोड़ देता है। दीपक और सुनैना जी बैठकर बातें कर रही है। सुनैना जी चिंतित होते हुए बोलती है, बेटा आप बिना जॉब के नन्ही राधिका को कैसे संभालेंगे? बच्चे के ही अपने कितने खर्चे होते हैं। दीपक सुनैना जी से बोलता है, माँ मैं नहीं चाहता कि नन्ही राधिका किसी आया के आंचल तले बड़ी हो। रही बात जॉब की तो मैं ऐसा जॉब ढूंढ रहा हूँ जिसमें मैं घर बैठे ही काम कर सकूँ। बहुत जगह अप्लाई किया है, मेरी योग्यता देख के 1-2 महीने में जॉब भी मिल ही जाएगी। एक और बात कहनी थी आपसे, अब आप घर चले जाइए। पापा अकेले पड़ जाते होंगे, पूनम की भी तो पढ़ाई है, उसको सारे काम अकेले करना पड़ रहा है। मेरी चिंता मत कीजिए, मैं राधिका को संभाल लूंगा। सविता दीदी भी तो है मेरे साथ। सुनैना जी बोलती है, जैसा आप कहिए, अपना और नन्ही राधिका का ख्याल रखिएगा। मैं मिलने आती रहूंगी और कोई भी दिक्कत हो तो बताइएगा। दीपक जीवन लाल जी को फोन कर देता है और सुनैना जी बेमन से उनके साथ चल देती है। जीवन लाल जी सारे रास्ते सोचते जाते हैं कि जब रेणुका ने बोला था कि मैं दीपक से शादी करना चाहती हूँ तो मैं कितना गुस्सा हुआ करता था उस पर। एक अनाथ को अपनी बेटी देने में डर लगता था, पर आखिर में रेणु ने मुझे मना ही लिया। मैं कितना गलत था। दीपक जी जैसा दामाद किस्मत वालों को ही मिलता है। ये सोचते सोचते उनकी आंखें भर आई। सविता दिन में तो राधिका को संभाल लेती है, पर अब शाम हो गई है। सविता को घर जाना है पर जाने का मन नहीं कर रहा। ये सोच के कि दीपक साहब उस नन्ही जान को कैसे संभालेंगे, पर जाना तो पड़ेगा। उसके भी 2 बच्चे हैं जो घर पे उसका इंतजार करते हैं। वो इसी उधेड़-बुन में रहती है कि तभी दीपक बोलता है, सविता दीदी आप चिंता मत कीजिए, घर जाइए, मैं राधिका को संभाल लूंगा। सविता अपने घर चली जाती है। दीपक और राधिका घर में अकेले होते हैं। दीपक की परीक्षा अब शुरू होती है। जब दीपक राधिका के लिए दूध लेने या किसी काम से उसको अकेला छोड़ता तो मोबाइल में लोरी लगा के चला देता था। कभी तो राधिका लोरी सुनती और कभी जोर जोर से रोने लगती। दीपक सब काम छोड़ के राधिका को गोद में ले लेता। सविता दिन में रहती तो संभाल लेती, पर रात को दीपक कभी भी ठीक से खाना नहीं खा पा रहा था। बच्चे को गोद में लेके खाने की आदत जो नहीं थी। कभी उसे बाथरूम से आधा नहा के ही वापस आना पड़ता। नींद भी पूरी नहीं हो पा रही थी क्योंकि राधिका कभी रात के 2 बजे सोती, कभी 3 बजे। नींद पूरी ना होने की वजह से लगता था कि सर फट जाएगा तो कॉफी बना के पी लेता था, पर हिम्मत नहीं हारता था क्योंकि उसे राधिका का पापा ही नहीं माँ भी बनना था। वक्त की एक अच्छी बात यह होती है कि वक्त अच्छा हो या बुरा कट जाता है,
ऐसे ही दीपक के दिन भी कट रहे थे और राधिका भी बड़ी हो रही थी। दीपक को 4 महीने बाद जॉब मिल जाती है। सविता की मदद से दीपक राधिका और जॉब दोनों को संभाल रहा था। सुनैना जी कभी कभी आती थी दोनों से मिलने। जब भी दीपक से मिलती उसे दूसरी शादी के लिए बोलती, पर वो हमेशा मना कर देता। रेणुका के जाने के बाद दीपक का बाहरी दुनिया से संपर्क ही टूट गया। बस राशन और जरूरी चीजों के लिए घर से निकलता था। उसकी तो पूरी दुनिया नन्ही राधिका तक ही सिमट गई थी। कहाँ तो लोग पत्नी के मरने के 2 महीने बाद शादी कर लेते हैं। उसके बाद बच्चों के साथ जो होता है वो बच्चे ही जानते हैं। मेरे पड़ोस में एक महिला ने अपने 3 छोटे बच्चों को छोड़ के आत्महत्या कर ली थी। 4 महीने बाद ही उसके पति ने शादी कर ली। रात को तीनों बच्चे एक दूसरे को पकड़े डरे सहमे एक कमरे में रहते थे और पति पत्नी दूसरे कमरे में। एक दिन दीपक राधिका के साथ खेल रहा था, तभी एक फोन आता है। दीपक फोन उठाता है तो दूसरी तरफ नेहा थी, दीपक की दोस्त। नेहा पूछती है, कैसे हो तुम और तुम्हारी गुड़िया कैसी है? कैसे संभालते हो उसे अकेले? शादी क्यों नहीं कर लेते? पूरी उम्र पड़ी है तुम्हारे आगे, आखिर तुम्हारी भी तो कुछ जरूरतें होगी। दीपक बोला, नेहा मैं अपनी बेटी के लिए अकेला ही काफी हूँ, मुझे किसी सहारे की जरूरत नहीं है। मानता हूँ रेनू के चले जाने के बाद मैं थोड़ा टूट गया था, पर अब खुद को संभाल लिया हूँ। और रही बात मेरी जरूरतों की, तो वो रेणुका के साथ ही चली गई। नेहा बात बदलते हुए बोली, छोड़ो ये सब, मैं देख सकती हूँ तुम्हारी गुड़िया को। हाँ क्यों नहीं, आ जाओ। ठीक है, मैं अब फोन रखती हूँ, संडे को मैं आऊंगी तुम्हारे घर। दीपक, ओके। नेहा अतीत में खो जाती है। दीपक और नेहा कॉलेज में साथ ही तो पढ़ते थे। दीपक उसे कितना पसंद करता था और उससे शादी भी करना चाहता था, पर उसने दीपक को मना कर दिया और कॉलेज के ही दूसरे लड़के अंकुर, जो बहुत पैसे वाला था, को अपना बॉयफ्रेंड बना लिया। दीपक थोड़ा दुखी तो हुआ था, पर उसने दोस्ती नहीं तोड़ी बल्कि अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गया। अंकुर ने बाद में किसी और लड़की के लिए मुझे छोड़ दिया। दीपक से कॉलेज खत्म होने के बाद बहुत कम मिलना हुआ। सीधे शादी में उसने मुझे आमंत्रित किया था। पता चला कि उसने लव मैरिज किया है। रेणुका बहुत ही साधारण सी लड़की थी, पर उसे देखकर मुझे जलन सी होने लगी। कहाँ दीपक और कहाँ रेणुका। दीपक की शादी तो मुझसे होनी चाहिए थी। अब नेहा को अपने ही फैसले में पछतावा हो रहा था। अचानक दरवाजे की घंटी से वो वर्तमान में वापस आ जाती है। दरवाजे पे उसकी रूममेट आरती है। नेहा दरवाजा खोलती है तो आरती जल्दी से अंदर आ जाती है और नेहा से बोलती है, तेरा ध्यान कहाँ है? 15 मिनट से घंटी बजा रही थी। नेहा, कुछ नहीं, बस थोड़ी नींद आ गई थी, और फिर अपने कामों में लग जाती है। दीपक एक दिन शाम को राधिका को पास ही के पार्क में लेके जाता है। पार्क में लोगों को देखकर राधिका बहुत खुश होती है और खुशी से पैर पटकने लगती है। दीपक एक बेंच पे बैठ के राधिका के साथ खेलने लगा। 2 महिलाएं उसे देखकर आपस में बात करने लगती है। पहली महिला, ये लड़का कौन है जिसके हाथों में बच्चा है? दूसरी महिला, आप नहीं जानती, दीपक नाम है इसका। शादी के 1 साल बाद ही बच्चे को जन्म देने के दौरान पत्नी मर गई। इसकी सास ने बोला कि बच्चा मुझे दे दीजिए, पर इसने नहीं दिया। एक मेड आती है इसके घर, वही मिलके बच्ची संभालती है। पहली महिला, कैसा मर्द है, अकेले जिंदगी गुजार रहा है, कोई और होता तो कब का शादी कर लेता। दूसरी महिला, आप बहुत भोली है, मर्दों के चोंचले नहीं जानती। दूसरी औरत, रखी होगी, पर लोगों को दिखाने के लिए महान बन रहा है। दीपक सब सुनकर भी अनसुना कर देता है। थोड़ी देर पार्क में रुक के वो वापस घर आ जाता है। संडे को दीपक की छुट्टी थी, तो वो आराम कर रहा था कि तभी दरवाजे की घंटी बजी। टिंग टोंग। दीपक की नींद खुल जाती है। जो जाके दरवाजा खोलता है तो सामने नेहा है, जिसके हाथ में बड़ा सा थैला है। नेहा दीपक से हाथ मिलाते हुए, कैसे हो तुम? दीपक, ठीक हूँ, चलो अंदर चल के बात करते हैं। नेहा अंदर आ जाती है। नन्ही राधिका सविता के पास थी। दीपक ने राधिका को गोद में
ले लिया। तभी नेहा सविता को थैला पकड़ा देती है जिसमें ढेर सारे खिलौने थे। दीपक, ये सब क्या है? इतने सारे खिलौने की क्या जरूरत है? तुम्हारी बेटी मेरी बेटी जैसी हुई, इसीलिए अपनी बेटी समझ के इतने सारे खिलौने लाई हूँ, नेहा ने दीपक की तरफ देखकर कहा। दीपक कुछ नहीं बोलता। वो पहले वाला दीपक तो नहीं रहा जो हर बात पर मस्ती मजाक करता था। अब तो वो सिर्फ पिता बनकर रह गया है। इसके अलावा उसकी कोई पहचान ही नहीं है। नेहा मन ही मन सोचती है। थोड़ी देर रुककर नेहा चली जाती है। वक्त के साथ साथ राधिका भी बड़ी हो रही थी। एक दिन जब दीपक लैपटॉप पे काम कर रहा था, तभी राधिका बोली, पापा 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 पापा। दीपक से, साहब राधिका बेबी पापा बोल रही है। दीपक खुशी से, मेरी गुड़िया ने मुझे पापा बोला, आप सच बोल रही है? हाँ साहब, मैं झूठ क्यों बोलूँगी। राधिका को गोद में लेते हुए और उसे चूमने लगता है। सविता दीदी, ये 500 का नोट रखिए और अपने और बच्चों के लिए मिठाइयाँ ले लीजिएगा। दीपक बोला। सविता बोली, इसकी क्या जरूरत है? राधिका बेबी भी तो मेरे बच्चों जैसी है। दीपक, आपके लिए थोड़े ही दे रहा हूँ, आपके बच्चे भी तो इसके भाई बहन लगे कि नहीं। रख लीजिए। सविता पैसे रख लेती है और मन ही मन सोचती है, दीपक साहब कितने अच्छे हैं, अपनी बच्ची से कितना प्यार करते हैं। और एक मेरा पति था जिसने मुझे 2 बच्चों के साथ अकेला छोड़कर दूसरी शादी कर ली। और मन ही मन भगवान से प्रार्थना करती है कि साहब और उनकी बच्ची को हमेशा खुश रखिएगा। सविता शाम को अपने घर चली जाती है और नन्ही राधिका भी सो जाती है। दीपक और अब बिल्कुल अकेला होता है। रेनू, आज हमारी गुड़िया ने मुझे पापा कहा। आज मेरी जिंदगी पूर्ण हो गई। मैंने सोचा भी नहीं था कि मुझे इतना अच्छा महसूस होगा। तुम्हारे जाने के बाद पहली बार इन होठों पे मुस्कुराहट आई है। तुम होती तो हमारा परिवार पूरा हो जाता। दीपक ने अपने आप से कहा। वक्त बीतता रहता है। अब राधिका 4 साल की हो गई है। दीपक ने खाना बनाना सीख लिया है। दीपक, राधिका खाना खा लो, पापा को परेशान नहीं करते। देखो तुम्हें स्कूल भी जाना है। राधिका, ठीक है पापा, पर प्रॉमिस कीजिए कि आप मुझे मम्मा से मिलवाओगे। दीपक, ये कैसी जिद है बेटा, आपको नानी के यहाँ जाना है कि नहीं? राधिका खुश होते हुए, सच्ची पापा, हम नानी के यहाँ जाएंगे। दीपक, अब जल्दी खाना खा लो और मैंने आपका टिफिन भी रख दिया है। दीपक राधिका को बस तक छोड़ने जाता है। राधिका, बाय पापा, लव यू पापा। दीपक, लव यू बेटा। दीपक अपने ख्यालों में खो जाता है। ये 3 वर्ष रेणु के बिना 3 सदियों की तरह कटी है। राधिका बार बार रेणुका के बारे में पूछती है। कहाँ से लाऊं रेणु को? राधिका की गलती भी तो नहीं है। सबको अपनी माँ के साथ देखती है तो वो भी अपनी माँ को ढूंढती है। तभी सविता भी आ जाती है। साहब, क्या बना दूं आज खाने में? दीपक अभी भी सोच में डूबा हुआ था। साहब, क्या बना दूं खाने में? दीपक चौंक कर, कुछ भी बना दीजिए जो मेरी गुड़िया को पसंद हो। ठीक है साहब। दीपक, सविता दीदी, हम लोग शाम को राधिका के नानी के यहाँ जा रहे हैं, तो रात का खाना मत बनाइएगा और कल भी मत आइएगा। कल राधिका की छुट्टी है तो हम कल शाम तक ही आएंगे। वैसे भी आपने राधिका की वजह से एक दिन भी छुट्टी नहीं ली है। आपने सच में राधिका की बुआ होने का फर्ज निभाया है। ये बात सुनकर राधिका की आंखों में आंसू आ गए। ऐसा मत कहिए साहब, हम काम वालियों को इतनी इज्जत कौन देता है? आप जैसे लोग कहाँ मिलते हैं? जैसे आपने राधिका को अकेले पाला है वैसे पिता मिलते कहाँ हैं? मेरा पति तो मुझे और मेरे बच्चों को, दोनों बच्चों को अकेला छोड़कर चला गया है। साहब, जब राधिका बेबी मुझे बुआ माँ कहती है तो दिल को सुकून मिलता है। दीपक, अच्छा अच्छा, अब इतनी भी तारीफ मत कीजिए। सविता हंसते हुए, ठीक है साहब। सविता अपने काम में लग जाती है और दीपक ऑफिस के काम में। राधिका स्कूल से आते ही दीपक से पूछती है, पापा नानी के यहाँ कब चलोगे? देखो आज मैंने पूरा टिफिन भी खा लिया। दीपक ने मुस्कुराते हुए राधिका को गोद में ले लिया। फिर बोला, पहले आप सविता बुआ जी के पास जाइए, वो आपका ड्रेस बदलकर आपको खाना खिला देगी, फिर आप सो जाइएगा। जब आप सोकर उठेगी तब हम नानी के यहाँ चलेंगे।
ठीक है, राधिका मुस्कुराते हुए बोली। ठीक है पापा। दीपक अपने काम में लग जाता है और राधिका दौड़ते हुए सविता के पास पहुंची। बुआ जी, मेरे कपड़े बदल दीजिए और मुझे अपने हाथों से खाना खिला दीजिए। सविता ने पूछा, आप अपने हाथों से नहीं खाइएगा? आप तो हमेशा मुझसे बोलती है कि मैं बूजी, अब मैं बड़ी हो गई हूँ, मैं भी आपके साथ खाना खाऊंगी। राधिका बोली, आपको भी उल्लू बना दिया ना? देखिए मैं कितनी छोटी सी हूँ, स्कूल में भी मिसी मुझे खिलाती है। सविता बोली, समझ गई मेरी छोटी गुड़िया। सविता राधिका को खाना खिलाकर सुला देती है और बाकी के काम समेटने लगती है। दीपक बोला, एक कप कॉफी बना दीजिए। सविता कॉफी देकर फिर से अपने काम में लग जाती है। दीपक अपना ऑफिस का काम खत्म करके राधिका के सामान की पैकिंग करने लगा। तब तक राधिका भी सो के उठ जाती है। सविता राधिका को तैयार कर अपने घर चली जाती है। दीपक भी राधिका को लेकर कार से उसकी नानी के घर निकल जाता है। घर पहुंचते ही राधिका पूनम की गोद में चढ़ जाती है। तभी शिवम आइसक्रीम लेकर आ जाता है। राधिका पूनम की गोद से उतरकर शिवम की तरफ भागती है और शिवम से आइसक्रीम ले लेती है और शिवम को गाल पे किस करके बोली, थैंक यू मामू। दीपक मुस्कुरा देता है। सब बैठकर बातें करने लगते हैं। दीपक ने शिवम से पूछा, तुम्हारी नौकरी लगी या नहीं? शिवम निराश होते हुए बोला, नहीं जीजू, ढूंढ तो रहा हूँ पर अभी तक नहीं मिली। दीपक बोला, मैं अपने एक दोस्त से बात करूँगा, वो एक अच्छी कंपनी चलाता है। थैंक यू जीजू, शिवम बोला। दीपक शिवम की पीठ पर थपकी देते हुए बोला, पागल हो, मैं तुम्हारे बड़े भाई जैसा हूँ, थैंक्स बोल के पराया मत करो। पूनम तब तक सबके लिए चाय नाश्ता लेकर आ जाती है। दीपक उसे अपने बगल में बैठा लेता है और पूनम की ओर देखकर बोलता है, और मेरी छोटी बहन कैसी है? अब तो तू शादी लायक हो गई है। पूनम बोली, क्या जीजू, अब आप भी मेरे पीछे पड़ गए? मुझे कहीं नहीं जाना, यहीं रहना है सबके साथ। नहीं जाना, यही रहना है सबके साथ। शिवम उसे चिढ़ाते हुए बोला, हाँ हाँ, सारी जिंदगी यही पड़ी रहना और सबको ऐसे ही परेशान करती रहना। फिर शिवम दीपक से बोला, नहीं जीजू, इसकी शादी करा के जल्दी इसे यहाँ से दफा करवाइए, मुझे तो बहुत सुकून से रहना है। पूनम शिवम को मारने लगती है और शिवम भागने लगता है। सुनैना जी सबको ऐसे खुश देखकर बहुत खुश होती है। तभी राधिका उनसे पूछती है, नानी, नानू कहाँ है? मुझे उनसे भी मिलना है। सुनैना जी राधिका को प्यार से अपने पास बैठाती है और बोलती है, आपके नानू थोड़ी देर में आ जाएंगे। फिर राधिका पूनम और शिवम के साथ खेलने में लग जाती है। तभी दरवाजे की बेल बजती है। राधिका दौड़कर दरवाजे की तरफ भागती है। शिवम दरवाजा खोलता है। दरवाजे पर जीवनलाल जी है। राधिका उनको जोर से पकड़ लेती है। उनको एक पल के लिए लगता है जैसे राधिका रेणुका ही है। जब रेणुका छोटी थी तो ऐसे ही उन्हें पकड़ लिया करती थी। जीवनलाल जी अपने हाथों में रखा झोला शिवम को देकर राधिका को गोद में उठा लेता है। जीवनलाल जी राधिका जी से बोले, तो मेरी गुड़िया आ गई। आपको पता है, आपके नानू आपके लिए डोल लेके आए हैं जो बोलती भी है। राधिका खुश होते हुए बोली, सच में नानू, मुझे दिखाइए ना डोल। जीवनलाल जी बैठ जाते हैं और शिवम राधिका को डोल दे देता है। राधिका डोल का बटन ऑन कर देती है और डोल नाचते हुए गाना गाने लगती है। राधिका उसे देखकर ताली बजाने लगती है। एक दिन कैसे बीत जाता है पता ही नहीं चलता। वहाँ दीपक भी अपना अकेलापन कुछ पल के लिए भूल गया था। अगले दिन से फिर से पहले जैसी दिनचर्या शुरू हो जाती है। देखते देखते राधिका भी 5 साल की हो जाती है।
राधिका पहले से समझदार हो गई है और पहले से ज़्यादा सवाल भी करने लगी है। एक दिन दीपक अपना ऑफिस का काम कर रहा था, तभी राधिका उसके पास रोती हुई आई। दीपक ने उसे देखकर लैपटॉप बंद कर दिया और उसे अपनी गोद में बैठा लिया। फिर उसके आंसू पोंछने लगा। क्या हुआ मेरी गुड़िया को? राधिका रोते हुए बोली, पापा, मैं खेल रही थी तो पिंकी बोली कि मेरे जन्मदिन के मेरी माँ मर गई, इसीलिए आप मेरा जन्मदिन नहीं मनाते। पापा पापा, वो सच कह रही थी क्या? मैं इतनी बुरी हूँ कि भगवान ने मेरी वजह से मम्मा को मुझसे छीन लिया। दीपक राधिका को समझाते हुए बोला, नहीं बेटा, तुम तो बहुत अच्छी हो, जानती हो गुड़िया मम्मा को भगवान जी बहुत प्यार करते हैं, जैसे मैं आपको करता हूँ। अब आप बताओ, मैं आपके बगैर रह सकता हूँ? नहीं ना। वैसे ही मम्मा भी भगवान जी की प्यारी गुड़िया है, इसीलिए भगवान जी ने उसे अपने पास रख लिया। राधिका अपनी ठुड्डी पे हाथ रख के कुछ सोचते हुए बोली, इसीलिए तो भगवान जी मम्मा को मेरे पास नहीं भेजते। मैं भी आपको कभी छोड़कर नहीं जाऊंगी, जैसे मम्मा भगवान जी को छोड़कर मेरे पास नहीं आती। मैं भी आपकी अच्छी बेटी बनूंगी। आप तो बहुत समझदार हो गई है। एक और बात गुड़िया, इस साल आपके पापा आपका जन्मदिन बहुत धूमधाम से मनाएंगे। राधिका खुश होते हुए बोली, सच पापा? राधिका सबको बताने चली गई कि इस बार मेरा भी जन्मदिन मनेगा। दीपक अपने काम में लग जाता है। रात को खाना खाने के बाद दीपक राधिका के बालों में तेल लगा रहा था। राधिका बोली, पापा जानते हो, मैंने पिंकी को जाके बोला कि इस बार मेरे पापा मेरा जन्मदिन मनाएंगे, और ये भी बोला कि मेरे पापा तुम्हारे पापा की तरह नहीं है, जिनके पास तुम्हारे लिए बिल्कुल टाइम नहीं है। मेरे पापा तो वर्ल्ड के बेस्ट पापा है। वो मुझे पढ़ाते भी है, मेरे लिए नई नई डिशेज बनाती है, मुझे घुमाने भी ले जाती है, और वो मेरे पापा और मम्मा दोनों है ना पापा? उसके बाद तो पिंकी का चेहरा देखने लायक था। दीपक बोला, बिल्कुल सही कहा आपने पिंकी से, अब आगे से वो आपको कुछ नहीं कहेगी। दीपक फिर राधिका को अपनी गोद में लेके सुला देता है। फिर वो रेणुका से अपने ख्यालों में बातें करने लगता है। जानती हो रेणु, इन 5 सालों में सब कुछ बदल गया है। पूनम भी अपने ससुराल चली गई है, शिवम की भी शादी हो गई है। अब तुम्हारे मायके भी जाने का मन नहीं करता। तुम्हारे भाई की पत्नी राधिका और मुझे देखकर मुंह बनाने लगती है। एक बार मैं राधिका को लेकर उसकी नानी के घर गया था। शिवम और तुम्हारे पापा अभी घर पर नहीं थे। शिवम की पत्नी किचन में बड़बड़ा रही थी कि बेटी को तो नाती खा गई, फिर भी कैसे उसे घर में आने देते हैं, और बाप को भी थोड़ी सी भी शर्म नहीं है, जो बार बार अपनी बेटी को लेके आ जाता है। जब पत्नी ही नहीं तो ससुराल कैसा? तुम्हारी माँ कोने में खड़ी रो रही थी। मैंने उसके बाद से ही वहां जाना छोड़ दिया। माँ कभी कभी फोन करती है, पूनम का भी फोन आता है। एक सहारा था, वो भी छूट गया। हाँ, मेरा एक दोस्त है विवेक, उसके यहाँ राधिका को लेके जाता हूँ। विवेक के भी 2 बच्चे हैं और उसकी पत्नी भी राधिका को बहुत प्यार करती है। दीपक राधिका की हर छोटी छोटी चीज का ख्याल रखता। कभी घोड़ा बनकर उसकी सवारी करवाता, कभी छुपम छुपाई खेलता, और कभी माँ की तरह कहानियां सुनाकर सुला देता। दीपक को देखकर लोगों को विश्वास ही नहीं होता कि कोई पिता अपने बच्चे के लिए इतना कर सकता है। देखते देखते राधिका का जन्मदिन भी आ गया। दीपक ने होटल में बहुत शानदार पार्टी रखी थी और उसने रेणुका के घर वालों, पड़ोसियों और सभी करीबियों को आमंत्रित किया था। राधिका अपने नानी, नानू और मामू से मिलकर बहुत खुश थी। सविता भी अपने दोनों बच्चों के साथ आई थी। राधिका ने केक काटा। विवेक की पत्नी सुधा ने सबको केक बांट दिया। फिर सब डीजे की धुन पे डांस करने लगे। राधिका अपने दोस्तों के साथ डांस करने लगी।
डांस करने के बाद सबने खाना खाया और अपने अपने घर चले गए। दीपक भी राधिका को लेकर घर आ गया। राधिका दीपक के गले लगकर बोली, पापा आप मेरी मम्मा भी हो। थैंक यू पापा, आपने मेरा जन्मदिन इतने अच्छे से मनाया। अब तो पिंकी भी कुछ नहीं बोलेगी। मुझे इतने सारे गिफ्ट भी मिले हैं। कल मैं आप और बुआ जी मिलकर गिफ्ट खोलेंगे। मेरी गुड़िया का जन्मदिन था तो धूमधाम से कैसे नहीं मनाता। दीपक की बात सुनकर राधिका खुश हो गई। दीपक भी राधिका को खुश देखकर खुश था, पर आज उसे बहुत अकेलापन महसूस हो रहा था। रेनू का आज उसे बहुत याद आ रही थी, पर जो एक बार दुनिया से चला जाता है वो कभी वापस नहीं आता, चाहे हम कितना भी उसे याद करते हो। ये बात दीपक भी समझता था, इसीलिए फिर उसने खुद को संभाला, क्योंकि राधिका अब उसकी उदासी पढ़ लेती थी। देखते देखते साल बदल रहे थे और हर साल के साथ राधिका भी बड़ी हो रही थी। राधिका अब 12 साल की हो गई थी। एक दिन दीपक को बहुत तेज बुखार हो गया। उसका पूरा बदन तप रहा था। वो जब सुबह सोकर उठा तो उससे उठा ही नहीं जा रहा था। राधिका के लिए टिफिन भी तैयार करना था, इसीलिए वो खुद को जैसे तैसे संभाल कर किचन में आलू के पराठे बनाने के लिए आलू बॉयल करने लगा। तभी राधिका भी उठकर किचन में आई। उसने दीपक का चेहरा देखा तो उसे उसकी तबीयत ठीक नहीं लगी। उसने दीपक से पूछा तो दीपक ने बोला कि वो ठीक है। राधिका ने दीपक का माथा छूकर देखा तो वो तपता हुआ महसूस हुआ। राधिका ने दीपक को डांटते हुए कहा, पापा आपने मुझसे झूठ क्यों कहा? आपको इतना तेज बुखार है, फिर भी आप मेरे लिए नाश्ता बना रहे हैं। बुआ जी मिलकर गिफ्ट खोलेंगे। मेरी गुड़िया का जन्मदिन था तो धूमधाम से कैसे नहीं मनाता। दीपक की बात सुनकर राधिका खुश हो गई। दीपक भी राधिका को खुश देखकर खुश था, पर आज उसे बहुत अकेलापन महसूस हो रहा था। रेनू का आज उसे बहुत याद आ रही थी, पर जो एक बार दुनिया से चला जाता है वो कभी वापस नहीं आता, चाहे हम कितना भी उसे याद करते हो। ये बात दीपक भी समझता था, इसीलिए फिर उसने खुद को संभाला, क्योंकि राधिका अब उसकी उदासी पढ़ लेती थी। देखते देखते साल बदल रहे थे और हर साल के साथ राधिका भी बड़ी हो रही थी। मैं ठीक हूँ, तुम स्कूल जाओ। मैं आपको ऐसे अकेले छोड़कर स्कूल नहीं जाने वाली। आप चुपचाप जाकर बेड पे आराम कीजिए, मैं आपके लिए चाय बना कर लाती हूँ। दीपक ना चाहते हुए भी बेड पर आराम करने लगा। थोड़ी देर में राधिका चाय और बिस्कुट लेकर आ गई। दीपक ने जब बिस्कुट खा लिया तो राधिका बुखार की दवा लेकर आ गई। पापा आप जल्दी से दवा खा लो, आपको आराम मिलेगा। और राधिका ने दीपक को दवा खिला दिया। फिर दीपक से बोली, पापा आज आप बेड से बिल्कुल नहीं उठेंगे। मैंने भी दूध और बिस्कुट ले लिया है। 1 घंटे बाद बुआ जी आ जाएगी, वो फिर नाश्ता बना देगी, आप आराम कीजिए। दीपक ने आंखें बंद कर ली, पर आज तबीयत खराब होने के बावजूद भी उसे बहुत अच्छा महसूस हो रहा था। आज राधिका उसकी बेटी नहीं, माँ लग रही थी। दीपक मन ही मन सोच रहा था कि राधिका कितनी बड़ी हो गई है और समझदार भी। मैंने माँ को नहीं देखा, पर अगर होती तो ऐसे ही मेरा ख्याल रखती। तभी राधिका दीपक को भीगे कपड़े से पट्टी करने लगी। दीपक की आंखों में आंसू आ गए जो राधिका ने देख लिया। राधिका परेशान होते हुए बोली, क्या हुआ पापा, आपकी तबीयत ज़्यादा खराब है क्या? मैं डॉक्टर अंकल को फ़ोन करूं? नहीं बेटा, मेरी तबीयत बहुत हद तक ठीक हो गई है। मेरी बेटी जो मेरा ख्याल रख रही है, और ये खुशी के आंसू हैं। दीपक ने राधिका को गले से लगा लिया। राधिका बोली, इतना प्यार मत कीजिए, नहीं तो मैं खुशी से मोटी हो जाऊंगी, फिर मेरे क्लासमेट मुझे मोटी बोल के चिढ़ाएंगे। उसकी बात सुनकर दीपक भी हंसने लगा। थोड़ी देर में सविता भी आ गई। सविता ने दीपक को बेड पे आराम करते हुए देखा तो राधिका से पूछा, साहब को क्या हुआ? उनकी तबीयत ठीक तो है, और आप स्कूल क्यों नहीं गई? राधिका बोली, पापा को बहुत तेज बुखार था, इसीलिए मैं स्कूल नहीं गई। मेरे अलावा पापा का है ही कौन? हाँ दादी अम्मा, आप तो बड़ी समझदार हो गई है। मैं जल्दी से नाश्ता बना देती हूँ। राधिका सविता के गले में हाथ डालते हुए बोली, हाँ बुआ जी, मेरे पेट में चूहे कूद रहे हैं, जल्दी से कुछ खाना बना दीजिए।
सविता राधिका को चूमते हुए बोली, अब आप मुझे छोड़ोगी? तब तो मैं कुछ करूंगी ना। राधिका ने सविता से अलग होते हुए कहा, ओके बुआ जी। सविता जल्दी से नाश्ता बनाने लगी। नाश्ता बनाकर सविता राधिका और दीपक को नाश्ता देने कमरे में आ गई। राधिका ने नाश्ते की एक प्लेट सविता से लेते हुए कहा, बुआ जी आज पापा और बेटी एक ही प्लेट में खाएंगे। और वो अपने हाथों से दीपक को खिलाने लगी और खुद भी खाने लगी। नाश्ता करके राधिका दीपक को सुलाकर कमरे से निकलकर पढ़ने बैठ गई। दीपक फिर से अपने ख्यालों की दुनिया में खो गया। रेनू, तुमने मुझे राधिका को बेटी के रूप में देखकर मुझ पे बहुत बड़ा एहसान किया है। मैंने सुना था कि जब बेटी बड़ी हो जाती है तो वो माँ बनकर हमारा ख्याल रखती है, पर आज उस एहसास को महसूस करके ऐसा लग रहा है कि लोग सच ही कहते थे। आज राधिका को देखकर लग रहा है कि माँ होती तो वो भी इतना ही ख्याल नहीं रखती जितना हमारी राधिका मेरा ख्याल रखती है। बेटियां सच में भगवान का दिया हुआ सबसे कीमती तोहफा होता है। थैंक यू रेनू, इतनी प्यारी बेटी देने के लिए। दीपक राधिका का प्यार और दुलार पाकर एक दिन में ही ठीक हो गया। उसे आज पहली बार एहसास हो रहा था कि वो अकेला नहीं है, उसका ख्याल रखने के लिए उसकी बेटी है। ऐसे ही दिन गुजरने लगे। राधिका पढ़ने के साथ साथ हर गतिविधि में भी तेज थी और देखते ही देखते उसने मैट्रिक का एग्जाम भी पास कर लिया। उसने सारे सब्जेक्ट्स में टॉप किया था। दीपक उसे देखकर बहुत खुश था। उसकी परवरिश धीरे धीरे रंग ला रही थी। राधिका को विदेश से स्कॉलरशिप मिली थी आगे की पढ़ाई के लिए, पर राधिका अपने पापा को अकेला छोड़कर इतनी दूर नहीं जाना चाहती थी। दीपक भी तो राधिका के बिना एक पल भी नहीं रह सकता था, पर अपनी वजह से राधिका के भविष्य को खराब भी नहीं करना चाहता था। दीपक ने राधिका को अपनी कसम देकर अमेरिका जाने के लिए मना ही लिया। अगले दिन राधिका को फ्लाइट में अमेरिका जाना था। रात को दोनों एक दूसरे को दिखाने के लिए सो गए, पर अकेले में दोनों आंसू बहा रहे थे। पहली बार दोनों अलग हो रहे थे, वो भी इतने सालों के लिए। राधिका ने तो आंखें ही अपनी माँ की जगह अपने पापा की गोद में खोली थी। दीपक को बीता हुआ हर पल याद आ रहा था कि राधिका को जब हल्की सी खरोच भी लगती तो वो दीपक के पास आकर रोने लगती और दीपक उसे सीने से लगाकर चुप कराता था। एक औरत तो अपने बच्चों को अकेले पाल लेती है, पर एक पुरुष होके बेटी को अकेले पालना आसान नहीं था। पर दीपक ने पिता के साथ साथ माँ होने का फर्ज भी बखूबी निभाया था। दीपक की रोते रोते सिसकियां चढ़ गई थी, पर राधिका को पता न चले इसीलिए उसने अपना मुंह धीरे से दबा रखा था। उधर राधिका भी कम नहीं रो रही थी। माँ को तो उसने बस तस्वीरों में ही देखा था, पर दीपक उसका सचमुच की माँ था, जो उसकी छोटी सी छोटी तकलीफ को बिना कहे समझ जाता था। ऐसी ही ख्वाहिश ही थी नहीं थी उसकी जिसे उसके पापा ने पूरी ना की हो। उसका पापा अपनी जिंदगी में बहुत आगे बढ़ सकता था, पर उसने अपना करियर, अपनी हर इच्छा उस तक ही सीमित कर दी थी। उसके सारे दोस्त उससे अक्सर कहा करते थे कि तुम्हारे पापा जैसा ना कोई पापा हुए हैं, आज तक ना कभी होंगे, वो बस तेरी किस्मत में है। जो पड़ोसी पहले उसके पापा के बारे में उल्टा पुल्टा बोलते थे, वो भी उसके पापा का गुणगान करते नहीं थकते थे। यही सब सोचते सोचते सुबह हो गई। राधिका की 10 बजे की फ्लाइट थी। राधिका जल्दी से फ्रेश होकर तैयार हो गई और अपने पापा के पास बैठी थी। सविता भी उस दिन जल्दी आ गई थी। उसने भी तो नन्ही राधिका को जन्म से ही गोद में खिलाया था। सविता ने जल्दी जल्दी खाना बना दिया। दीपक ने राधिका को अपने हाथों से खाना खिलाया। सब गुमसुम थे। बोलना तो बहुत कुछ था, पर शब्द भी नहीं लड़खड़ा रहे थे। दीपक, सविता, विवेक और उसकी पत्नी सब राधिका को एयरपोर्ट तक छोड़ने आए थे। राधिका बार बार दौड़कर दीपक के पास आकर उसके सीने से लग जा रही थी। सारे लोग उन्हें ही देख रहे थे। बोर्डिंग पासेस सब चेक होने लगे तो सब वहां से निकलने लगे। राधिका सबको गले मिल रही थी, पर जब दीपक से आखिरी बात मिल रही थी तो उसका हाथ ही नहीं छोड़ रही थी। दीपक ने बड़ी मुश्किल से राधिका से अपना हाथ छुड़ाया और फिर सब राधिका की आंखों से ओझल हो गए। राधिका बार बार दीपक को देखने के लिए मुड़ रही थी, पर वहां के नियम के विरुद्ध न दीपक जा सकता था और न ही राधिका दीपक को ऐसा करने के लिए बोल सकती थी।
उधर दीपक घर तो आ गया, पूरा घर उसे काटने को दौड़ रहा था। जब तक सविता थी तब तक तो थोड़ा ठीक भी था, पर उसके बाद का अकेलापन उसे बहुत चुभ रहा था। जैसे तैसे उसकी रात गुजरी और राधिका भी रात भर नहीं सो पाई। अगले दिन से ही उसकी क्लासेस शुरू हो गई। जैसे ही वो फ्री हुई उसने दीपक के पास वीडियो कॉल किया। राधिका को देखकर दीपक की खुशी का ठिकाना ना रहा। वो एक साथ बहुत सारे सवाल राधिका से करने लगा। राधिका बोली, पापा मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप भी अपना ख्याल रखिएगा, मैं रोज आपको वीडियो कॉल पे देखूंगी। आपका वजन थोड़ा भी मुझे कम लगा तो फिर आपसे कट्टी। दीपक बोला, ठीक है मेरी राजकुमारी, आप जैसा बोलोगी मैं वैसा करूँगा। ऐसे ही रोज दोनों बातें करते थे। देखते देखते दिन महीने और महीने सालों में बदल गए और राधिका डॉक्टर बन गई। इतने सालों में बस 4 बार ही दोनों मिले थे। दीपक वक्त के साथ बुढ़ापे की तरह बढ़ गया था। राधिका डॉक्टर की डिग्री मिलते ही वापस आ गई। दीपक अपनी बेटी को सामने देखकर बहुत खुश था और राधिका भी अपने पापा से गले मिलकर बहुत सुकून महसूस कर रही थी। कुछ दिन तो बाप बेटी ना बातें करके ही बिता दी। दीपक ने राधिका से पूछा, आगे का प्लान क्या है, कहाँ जाना है? राधिका बोली, ऑफर्स तो कई देशों से आए हैं पर मैं कानपुर में ही अपनी प्रैक्टिस करूंगी। दीपक बोला, पर क्यों? विदेशों में सुविधाएं और पैसों की कमी नहीं है। पहली बात तो ये पापा की, अब मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी, अब आपको मेरी ज़रूरत है। और दूसरी बात ये है कि अगर सारे डॉक्टर पैसों के लिए विदेश जाने लगे तो हमारे देश के लोगों का इलाज कौन करेगा? मेरी गुड़िया तो बहुत समझदार हो गई है। और वैसे ही गले से लगा लिया। राधिका ने कानपुर में ही एक हॉस्पिटल ज्वाइन कर लिया। वो अपने पापा की हर छोटी बड़ी खुशियों का ख्याल रख रही है। अपने पापा की देखभाल के लिए उसने नर्स रख दी है। जब भी वो हॉस्पिटल से आती है तो अपने पापा के पास बैठती है। दीपक उसे देखकर मुस्कुरा देता है। दोनों पहले की तरह बातें करते हैं। सविता भी बूढ़ी हो चली है। राधिका ने उनकी देखभाल की भी व्यवस्था कर दी है और उनका सारा खर्च खुद उठाती है। जब सब राधिका और उसके त्याग की तारीफ करते हैं तो दीपक को अपनी परवरिश सफल हुई महसूस होती है।